Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, today in class 11th is there, okay, and in chemistry we are in front of you to take some new topics. But before starting these new topics, we will talking about the last एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला रिलेटेड टॉपिक। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से क्लियर आपका हो जाए। क्वेश्चन आपको दे दिया गया क्योंकि ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स हमारे कुछ ओनली फ्यू स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर दिया है द डाटा of some elements is as, कुछ एलिमेंट्स का जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है, और वो क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वहाँ पर दी गई है जो कि 19.57% है। इसके बाद वहाँ परसेंटेज ऑफ Fe दिया गया है, परसेंटेज ऑफ Fe मीन्स आयरन, दैट इज 15.2%। इसी तरह यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दी गई है, दैट इज 22.83%। एंड एट लास्ट परसेंटेज ऑफ यहाँ दिया गया है पोटेशियम जो कि 42.39%। ये आपको डाटाज दिए हुए हैं और आपसे यहाँ पर डिमांड की गई है कैलकुलेट दी मोलिक्यूलर फार्मूला। आपसे ये कहा गया है कैलकुलेट द मोलिक्यूलर फार्मूला इफ द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 368। इतना सा ही क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिएगा। परसेंटेज आपको 4 एलिमेंट्स की परसेंट आपको दी गई है, इसके साथ साथ आपको मोलिकुलर फार्मूला दिया गया है, मोलिकुलर मास दिया गया है, और आपसे डिमांड की गई है कि मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करके बताओ। तो माय डियर, समराइज करने की ज़रूरत नहीं है, समराइज हो चुका है। 4 थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, 5th यू कैन से 5 थिंग्स, मोलर मास इज ऑल्सो। सो आप ऐसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले आपका जो काम है आप उस काम को कीजिए, और आपका काम है कि आप सबसे पहले अपनी टेबल रेडी कर लीजिए। आपके पास में सीरियल नंबर की जब बात करते हैं तो सीरियल के लिए आपको कितने कॉलम्स यहाँ बनाने होंगे? 4 कॉलम्स कम से कम आपके होने चाहिए, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, कार्बन है, आयरन है, नाइट्रोजन है एंड पोटेशियम है। तो आप 1 2 3 एंड एट लास्ट 4 आपके पास। अब यहाँ हम अपना एक कॉलम बना लेते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट में कौन कौन है आपके पास? आपके पास कार्बन है, आपके पास Fe है, आपके पास में N है और आपके पास में K भी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज भी यहाँ पर आप अपनी रिप्रेजेंट कर लीजिए। परसेंटेज क्या क्या है? कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 19.57%, आयरन की परसेंटेज दी हुई है 15.2%, नाइट्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 22.83%, और एट लास्ट पोटेशियम की जो परसेंटेज दी गई है वो दी गई है 42.39%। अब यहाँ आप लिख सकते हैं इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, आयरन का एटॉमिक मास बताएं कितना होता है? चेक प्लीज। आयरन 52, आयरन 26। वेट, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रॉन्ग ना हो जाए, बस ध्यान रखने की ज़रूरत है। आयरन 56 होता है। सो लिख लीजिए आप 56, नाइट्रोजन 14 और पोटेशियम 39 होता है। आपने सबके जो एटॉमिक मासेस हैं वो मेंशन कर लिए हैं। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला अपना लगाने वाले हो, परसेंटेज अपॉन
एटॉमिक मास। आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो ये लगेगा, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है यहाँ पर 19.57 है और एटॉमिक मास है 12। परसेंटेज 15.2 है और एटॉमिक मास है 56। 22.83 अपॉन 14 एंड 42.39 अपॉन 39। जब आप इन सबको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आपको देखेंगे आपके 12 वन से 12 हो रहा है। ये चेक करें 12 वन से 12 कितने बच रहे हैं अब आपके पास में, 7 बच गए। 7 5 जब आप देखेंगे तो 75 हो गया। 1.6 आप कह लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको देखने के लिए। तो आपको देख करके इसको कैसा लग रहा है माय डियर चाइल्ड, कितनी बार इसकी टेबल इसमें जा सकती है। तो आई थिंक दैट कि इसकी जो टेबल जाएगी इसके अंदर आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा। ये हो गया 560 और ऊपर है 152। अगर आप यहाँ पॉइंट लगाते हो तो यहाँ 0 लगेगा, 0 से 0। 56 की टेबल जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो 53 से 150 होते हैं, यानी नियर अबाउट आप इसको मान के चलें 0.28 आप इसको नियर अबाउट मान करके चलें, इतना ही आएगा। अब बात करते हैं हम इसकी 12 14 वन 14 होते हैं। कितने बच गए यहाँ पर, 8 बच गए, 88 हो गया। 1.6 ये भी इतना ही आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं तो 139 वन 39 होते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचे, फिर से 33 मीन्स ये तो 1.1 ही रहेगा, बस ऐसे मान लीजिए। तो अब आप अपने पास में जो यहाँ पर जो सबसे छोटी नंबर है आप उससे सबको डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे छोटी नंबर आपके पास में कौन है, यहाँ लिख लीजिए आप होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, और ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। तो सबसे छोटी जो यहाँ पर नंबर है वो क्या है, 0.28 है। तो 1.6 विल बी डिवाइडेड बाय 0.28, 0.28 will be divided by 0.28, 1.6 will be divided by 0.28, 1.1 will be divided by 0.28। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो देखिए कितनी टाइम आपको लग रहा है। ये 16 है, ये 28 है, मीन्स 0.3 कह लीजिए आप इसको। तो कितनी बार इसकी टेबल इसके अंदर चली जानी चाहिए, 0.3 भी अगर आप इसे मानते हैं तो 3 पंजे 15 होते हैं। अंडरस्टैंड भाई, 3 पंजे 15 तो कम से कम हो ही रहे हैं, लेकिन ये जाएगा नियर अबाउट 6 टाइम। आप देखिएगा इसका 28 है, 20 मीन्स 0.28 है। अगर आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, आप 28 इसे मान लीजिए, 160 इसे मान लीजिए, तो नियर अबाउट 6 टाइम तो चला ही जाएगा। ये जाएगा सीधे सीधे 1 टाइम। इसकी टेबल फिर से नियर अबाउट 6 टाइम चलेगी। इसकी टेबल अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये 0.28 है, 1.1 है। ओके, तो इसे 3 मान लीजिए, 3 4 12 होते हैं, लगभग 4 टाइम ये भी चलेगा। तो सिंपलेस्ट केस आपका ये आ गया। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के रिगार्डिंग, जब आप यहाँ पर बात करोगे तो जब आप रेशियो यहाँ पर देखोगे तो आप रेशियो को इस तरह लिख लीजिए, KFeCN इस तरह लिख लीजिए, रेशियो बीच में लगा लीजिए। तो के रिगार्डिंग के बिहाफ पर देखिए आपके पास में पोटेशियम के कितने आए हैं यहाँ पर सिंपलेक्स रेशियो में 4 आए हैं। Fe के बिहाफ में देखिए Fe के कितने आए हैं, कहाँ हैं Fe अकेला है 1 है। कार्बन के बिहाफ पर देखिए आप तो यहाँ पर 6 हैं, और नाइट्रोजन के जब बिहाफ पर आप देखेंगे तो ये भी 6 हैं। तो जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे दैट विल बी गोज टू K4, Fe अकेला है, C के भी 6 और N के भी 6, यानी अगर आप CN का होल 6 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर बात होती है माय डियर चाइल्ड, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको यहाँ पर नीड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी N की, और N के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की, क्योंकि मोलर मास तो दिया हुआ है लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं है। क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो आप यहाँ पर बेहतर है कि आप अभी यहीं पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। तो पोटेशियम की अगर एटॉमिक मास की बात की जाए 39 होता है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 56 होता है, मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रही है। अगर C की बात की जाए, N की बात की जाए, तो एटॉमिक मास ऑफ C कितना हो गया 12, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 14, 14 और 12 मिलाकर के कितने हो गए 26 हो गए और मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर 6 से। तो
4 9 से कितने हो गए 36 हो गए, और 4 3 से 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए, प्लस 56 को ऐसे ही रहने दीजिए। 6 6 से 36 हो गए, 6 2 से 12 और 156 हो गए। जरा आप इनको प्लीज़ ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हमने ये पाया 6 6 6 18 हो गए, कैरी हो गया 1 6 हो गए, यहाँ पर 11 हो गए, 11 और 5 यहाँ पर आपके हो गए 16 और कैरी 1 हो गया आपका 1 1 2 1 1 3 368 आ गया। जबकि आपको देखिए इत्तेफाक से ये भी 368 दिया गया। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो एन के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप एन के लिए मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लगाएंगे। तो मोलर मास कितना है आपके पास में 368 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कितना 368, इससे कट हो गया 1 आ गया। तो n की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई। जब n की वैल्यू 1 है तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के मल्टीप्लाई पे आप 1 से कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या बैठा K4Fe बैठा। इसका नेम भी पूछा गया माय डियर इस क्वेश्चन में। इसका नेम क्या है, इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अंडरस्टैंड। अब हम आपको नए टॉपिक की ओर लेकर के चलते हैं। अब जो हम नए टॉपिक के बिहाफ पर अब आपसे बात करेंगे उस टॉपिक का जो नाम है वो है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ये लीजिए, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कैसे। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आ गई, अब जब टॉपिक आ ही गया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस इक्वेशन आप किसे कहते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ओके, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मे बी डिफाइंड एज an equation in which the atoms of the reactant as well as the product are same in both sides। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, a balanced chemical equation may be defined as an equation in which the number of atoms of the reactant and the products are equal in both sides। मीन्स ऐसी एक केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर एटम्स जो हैं किसके, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, दोनों साइडों में ही इक्वल होते हैं। Such chemical reactions are known as balanced chemical equation। A balanced chemical equation may be defined as an equation in which the number of atoms of the reactants as well as the products are same in both sides। both side कैसे, एरो के दोनों तरफ। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं, बैलेंस इक्वेशन है। अब बात यहाँ ये आ जाती है, मैंने आपको बता दिया बैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई इक्वेशन है तो आप जैसे H2 गैस है प्लस Cl2 भी गैस है, तो बन क्या रहा है 2HCl गैस बन रहा है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन इस समय पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हमें जो है इस तरह की इक्वेशंस को ही बैलेंस करके लिखना है। तो हम चलते हैं आपको लेकर के कि इक्वेशन जो है वो किस तरह से बैलेंस होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, जो सबसे बेस्ट और सबसे मॉडर्न टाइप का जो यहाँ पर एक मेथड चल रहा है और जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो उस मेथड का माय डियर नेम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये है। इसके 5 स्टेप्स हैं, आप चाहो तो 6 भी कर सकते हो, लेकिन 5 स्टेप्स आपके मेन हैं। तो उन 5 स्टेप्स को अगर हम जाने पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए इतना थोड़ा समय भी नहीं है, हम डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में बताता चला जाऊंगा और आप उन स्टेप्स को वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए चलते हैं आपको लेकर के स्टेप फर्स्ट। अगर स्टेप फर्स्ट की यहाँ पर बात की जाती है तो स्टेप फर्स्ट में जो है हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे राइट, पहला है, या स्टेप फर्स्ट अभी बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन iron is react with steam
टू गिव्स और देता है, ध्यान से देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद स्टीम टू गिव। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखाइए जबकि आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और वो देता है फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिख करके दिखानी है। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को लिखिए। स्केलेटल इक्वेशन कहाँ है? स्केलेटल इक्वेशन आप इसकी बना लोगे। किस तरह से बनाओगे? अब इसमें दिया हुआ है व्हेन आयरन तो आयरन का सिंबल है Fe इज रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम का सिंबल होता है H2O मीन्स वाटर। टू गिव जो देता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस दूसरी चीज क्या देता है? वाटर देता है H2O। तो माय डियर जरा इस इक्वेशन पे आप नजर मारिए, आप देखिए क्या यहाँ Fe के जब यहाँ 3 है तो क्या यहाँ भी 3 Fe के नहीं है, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 और 1 5 है तो क्या यहाँ पर 5 है? ओनली 1 है, नहीं है। अगर हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, चलिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इत्तेफाक से हो गए। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन इस समय पर माय डियर चाइल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। आपने स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 राइट the number of atoms of reactants and product in a टेबल। एक टेबल में आप इनको जो है लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए, आपको ये नॉलेज हो जाए कि किस किस के एटम कितने ज़्यादा और कितने कम है। तो आप उसी काम पर आ जाइए। ये बना ली है आपने टेबल, और टेबल में आप लिख दीजिए यहाँ पर, इधर तो आ गए आपके एटम्स। एटम्स हैं किस किस के ये देख लीजिए आप, बस इसमें ये चेक कर लीजिए कि किस किस के एटम है। इसमें आप देखेंगे Fe है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट Fe है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है हाइड्रोजन, और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो आपने तीनों को लिख लिया। यहाँ पर आपने लिखा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ आ गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया RHS। ये लीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर बात करें यहाँ पर Fe के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट की अगर आप बात करोगे तो केवल Fe का एक ही एटम है। रिएक्टेंट में अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन के एटम्स की तो वो 2 हैं, और रिएक्टेंट में अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन के एटम की तो वो भी 1 है। लेकिन अगर आप जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट में जाओगे राइट हैंड साइड में, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe यहाँ पर है 3, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पर 5। तो माय डियर ये टेबल आपके पास में आ गई, और चेक कर लीजिए कि बिल्कुल एक केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से अनबैलेंस, ना Fe के एटम यहाँ बैलेंस हैं और ना ही ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर बैलेंस। तो हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, जो कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड को इस समय पर यूज़ कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आ गया राइट द केमिकल इक्वेशन इन स्केलेटल फॉर्म। सेकंड आ गया राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए टेबल। टेबल आपने बना ली है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 कहता है बैलेंस दैट कंपाउंड विच हैव मोस्ट एटम्स, जिसके पास में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्टेप 3, और लिख दो यहाँ पर बैलेंस, ऐसे करके लिखिए बैलेंस टू दैट कंपाउंड which have largest number of atoms। ये लीजिए सब। तो आप देखिए बैलेंस टू दैट कंपाउंड विच हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास में है? आपके पास में इक्वेशन ये रही है, Fe है, Fe3O4 है। तो यहाँ देखने में तो ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा एटम्स यहाँ Fe3O4 के पास में है, क्योंकि 3 एटम आपको डायरेक्टली Fe के नज़र आ रहे हैं और 4 ऑक्सीजन के आ रहे हैं, तो 7 हो गए। आप इसी को ले लीजिए। तो माय डियर चाइल्ड जब आप इसको इस तरह लिखेंगे Fe गोज़ टू Fe3O4। अब आपको यहाँ इसे बैलेंस करना है। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि जब Fe के यहाँ 3 हैं तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। तो ये बात आपको लिखनी होगी।
क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन LHS इन Fe, बस ये लिखना है आपको। तो 3 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 3Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2O। अब आपके जो है ये थर्ड स्टेप हो गया। स्टेप आप यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या लिखेंगे, बैलेंस दी अदर एटम्स। अदर एटम्स को बैलेंस करना है, तो अदर एटम्स में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना होगा बहुत बारीकी के साथ। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑक्सीजन की अगर कंडीशन यहाँ पर देखी जाए माय डियर चाइल्ड, तो हम यहाँ माय डियर H2O ये गलती हो रही है बेटा, ये H2 जाएगा, काफ़ी देर हो गई, लेकिन प्लीज़ देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो आप बैलेंस कर लीजिए अदर एटम्स like oxygen to balance it multiply by H2O in multiply by 4 in H2O में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेट्स गो 3Fe प्लस 4H2O गोज टू Fe3O4 एंड प्लस H2। अब यहाँ आप ऑक्सीजन को और बैलेंस कर दीजिए, बस यही कर दीजिए बिल्कुल। स्टेप लास्ट हम बाद में लिख लेंगे। तो 3Fe प्लस 4H2O। अब ये देखना आपका काम है कि हाइड्रोजन के यहाँ क्या बैलेंस हैं। भाई हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 2 8 है और यहाँ हाइड्रोजन के केवल 2 हैं, तो ऐसे किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई की जाए जिससे कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएं। तो आप इसमें 4 से ही कर दीजिए, 4 2 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस हो गई। और फिर आप दोबारा से, अब आपका लास्ट स्टेप आता है, आपका स्टेप लास्ट आता है और फिर लास्ट में फिर से इक्वेशन बनेगी, और वो लास्ट स्टेप ये कहता है टू चेक द केमिकल इक्वेशन। टू चेक द केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को चेक करना। तो Fe के आइटम जरा मुझे देख करके बताइए, यहाँ पर 3 हैं, हाइड्रोजन के आइटम है यहाँ पर 8, ऑक्सीजन के आइटम है यहाँ पर 4। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में, Fe के आइटम है 3, ऑक्सीजन के आइटम है 4, सॉरी हाइड्रोजन के आइटम 4 2 8 एंड ऑक्सीजन के आइटम है ओनली 4। तो अब आप जरा इन दोनों की मैचिंग कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में, क्या क्या ये दोनों के दोनों ये आपके बैलेंस हैं। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये दोनों बैलेंस हैं। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है माय डियर चाइल्ड। अब मैं आपको इसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर इसमें जो है आपको ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन अगर आपके एक बार ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अगर अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप जो है फिर बहुत अच्छे तरीके से सारा वर्क कर पाओगे। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा केवल होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। और वो होमवर्क क्या है आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिखिए राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्ट टू गिव्स अमोनिया। मैं दोबारा बता दूं, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्ट टू गिव्स अमोनिया। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है कल। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके दिखाइए। अगर मुझे लगेगा कि और क्वेश्चन आपको देने हैं तो भी मैं आपसे उसके बिहाफ पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको कर लीजिएगा। अब मैं आपको नए टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ माय डियर चाइल्ड। एक नया टॉपिक बिल्कुल है, क्योंकि ये जो चैप्टर है माय डियर, मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर आपका बिल्कुल एंडिंग की ओर है, ठीक है। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप उनको प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा, और उनका जो है आंसर सही सही आप दीजिएगा। तो अब जो मैं देखें यहाँ जो है क्लास में केवल मेन टॉपिक पढ़ाने की ही गुंजाइश होती है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जा सकता, ज़्यादा बात इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। आइए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, या उससे भी पहले जो है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है
तो उस केमिकल इक्वेशन में क्या सबके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पूरे के पूरे कंप्लीट हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होती है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो पूरी तरह से एक प्रॉपर वे में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। और देखिए इसका जो यूज़ है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो यूज़ है बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। मीन्स कोई अगर आपके पास में कोई रिएक्टेंट है, उसका आपको वॉल्यूम नहीं दी गई है और प्रोडक्ट की दी गई है, तो आप रिएक्टेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको रिएक्टेंट का मास दिया गया है, प्रोडक्ट का मास नहीं दिया गया है, तो आप प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से है। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो माय डियर चाइल्ड, ये जो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मे बी डिफाइंड एज व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज राइट इन ए बैलेंस ऑर्डर। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन ए बैलेंस ऑर्डर, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस ऑर्डर में लिखी जाती है, ठीक है, देन इट्स क्वांटिटेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट्स और यू कैन से इट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। यानी कि जो इसका क्वांटिटेटिव रिलेशंस जो होता है, देन इट गिव्स ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपको देता है। दैट इज कॉल्ड stoichiometric coefficient. No, that is called stoichiometry only. That is called the stoichiometry of the chemical equation. The stoichiometry of a chemical equation may be defined as when a chemical reaction or when a chemical equation is written in balance order or balance form. Then it gives the relationship. Then it gives the quantitative relationship between the reactant and the product. Then it gives the relationship between the various reactant and product on behalf of moles, molecules, mass and volume. That is called stoichiometry of the chemical equation. And the coefficient of a balanced chemical equation is known as stoichiometric coefficient. The coefficient of a balanced chemical equation is known as स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल HCl ने जब आपस में रिएक्शन की, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल वाटर का आपको मिलता है। दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो 3 और यहाँ भी बात की जाए तो 3। ये है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ बातें अभी बची हुई हैं माय डियर चाइल्ड, जिनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी बात करेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।